ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को यूज़ किया और मैंने मैपिंग उसी के हेल्प से किया है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। वो ब्रशअप करने का काम करता है एनसीईआरटी। मैं डायग्राम हमेशा अपने आंसर्स में डालती थी, इस तरह से बनाती थी। तब लगा मुझे कि मैं इस रेस से बाहर हो रही हूँ, लेकिन पेरेंट्स मुझे समझाएं कि समाज तो होता ही है बोलने के लिए, छोड़ो बोलने दो। और फिर उन्होंने बोला कि आइए आप भी हमारे साथ बैठ के लोगों का इंटरव्यू लीजिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसमा खातून है। मैंने 64th बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज सीनियर डिप्टी कलेक्टर। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस कामयाबी तक पहुँचने के लिए किन किन किताबों को एज अ सोर्स यूज़ किया है। मैंने घटना चक्र, जब भी हम लोग क्लास नोट्स पढ़ते हैं या फिर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं और एडवांस बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने घटना चक्र को प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ किया। इसके पढ़ने से ये फ़ायदा है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी रहते हैं, तो उससे हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाते हैं। फिर बीपीएससी के लिए क्राउन पब्लिकेशन के एक बुक आती है जिसमें बिहार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाती है, जो मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने इंडिया ईयर बुक पढ़ा है। डेटा इंटरप्रिटेशन और डीआई के लिए मैंने यूसी झा की एक बुक पढ़ी है। और ज्योग्राफी को समझने के लिए, पूरे मैप को समझने के लिए मैंने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को यूज़ किया और मैंने मैपिंग उसी के हेल्प से किया है, जिससे मुझे मैप को समझने में बहुत हेल्प मिला। उसके अलावा मैंने अपने नोट्स बनाए कुछ, और मेरा ऑप्शनल बॉटनी है, तो बॉटनी से रिलेटेड बुक्स है मेरे पास जिसके हेल्प से मैंने नोट्स बनाया है। प्लांट ब्रीडिंग के लिए बीडी सिंह को मैंने यूज़ किया। ये जेनेटिक्स के लिए गार्डनर एंड अलार्ड की बुक है मेरे पास, जिससे मैंने जेनेटिक्स के नोट्स बनाए थे। उसके बाद मैंने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए पीडी शर्मा के नोट्स बुक्स को यूज़ करके नोट्स, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए वीके जैन को यूज़ किया। उसके बाद ये सिंह पांडे जैन है जो कॉलेज बॉटनी, इससे बहुत सारे नोट्स मैंने कवर किए हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायो के लिए बीडी सिंह की बुक्स को यूज़ किए। और भी बुक्स हैं मेरे पास टैक्सोनॉमी और एंजियोस्पर्म वगैरह के लिए। इन सब को ही पढ़ के मैंने नोट्स बना करके मैं बीपीएससी क्वालिफाई मैंने किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ आसमा खातून मैम है, जो बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पर चयनित हुई हैं। बीपीएससी में जितने भी लोग डिप्टी कलेक्टर बने हुए हैं, उसमें एक सिर्फ यही महिला है जो मुस्लिम महिला हैं। तो इनके साथ हम बातचीत करेंगे। अभी पटना में इनके यहाँ हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे, इनके स्ट्रेटेजी जानेंगे, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, तमाम चीज़ें जो आप सभी लोगों की एस्पिरेंट की जो क्वेरी होती है उसको हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैम, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम आसमा खातून है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूलिंग हार्टमन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पटना में ही हुई है, +2 तक की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है पटना वुमेंस कॉलेज से बॉटनी ऑनर्स में। देन मैंने मास्टर्स किया है पटना यूनिवर्सिटी से साइंस कॉलेज में। ओके मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड परफॉर्मेंस कैसा था? मैं थ्रू आउट स्कूलिंग मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैट्रिकुलेशन में मैंने 2nd डिवीज़न से पास किया। उसके बाद ग्रेजुएशन किया 1st डिवीज़न से। पीजी भी मैं 1st डिवीज़न से मैंने पास किया। ओके सो मैम, आपने कब ये डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विस में जाना है? क्योंकि आप जब बॉटनी से आपने पढ़ाई किया है तब एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर हो सकती थी, एक इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकती थी, लेकिन आप सिविल सर्विस में जाने का आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? बॉटनी मैंने पढ़ा है, बॉटनी मुझे बहुत पसंद है। इन्वायरमेंटलिस्ट आपने कहा तो मैं हूँ, मुझे इन्वायरमेंट से बहुत एक कनेक्शन है। गार्डनिंग मेरी हॉबी है। लेकिन जब मैंने पीजी कर लिया तो मेरे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है, एक सेल्फ रिलायंट तो बनाता ही है, जो एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये हमें प्रतिष्ठा और सम्मान भी ये प्लेटफॉर्म देता है। तो मुझे लगा कि मैं इसमें कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए। मैंने प्रिपरेशन शुरू की। उसके बाद जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, उस दौरान कई सीनियर ऑफिसर्स से मिली, तो उनसे इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेट होती रही, और तब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और फाइनली मैं यहाँ तक पहुँची।
मैम आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया, आपने सर हम डिस्कशन कर रहे थे वीडियो शूट होने से पहले, तो आपकी बीपीएससी की जर्नी कहाँ से कहाँ तक रही हुई है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और अभी तक सफल होने तक क्या क्या रहा आपका? मैंने 2016 जब 60 से 62 की वैकेंसी आई थी बीपीएससी की, तब से मैंने शुरू की नवंबर 2016 से, और उसमें प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई किया मैंने, फिर मेंस दिया, वो भी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था उस वक्त। और उसके बाद मैंने 63rd बीपीएससी की एग्ज़ाम दी, उसमें प्रीलिम्स भी मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाई मैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे हौसले को अफजाई किया, तब से मुझे हिम्मत उनसे ही मिली और मैं इसी में लगी रही, और फाइनल मेरा सिलेक्शन हो गया 64th में। आपने इससे पेरेंट्स का नाम लिया है, तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं कि आपके मतलब फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या रहा? मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊं तो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाली मैं लड़की हूं। मेरे फादर जो हैं एक छोटे से बिजनेसमैन हैं, चिकन का शॉप है उनका, और 3 बहनें हैं हम और एक भाई है, जिनमें मैं सबसे बड़ी हूं। और छोटे पूंजी वाले एक व्यवसायिक होने के साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जब तैयारी कर रही थी तो हालांकि बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं कि एक टॉपर्स जो होते हैं क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपने क्या क्या टाइम टेबल फॉलो किया था? हाँ, मैं उन्हें बताना चाहूँ कि जैसे नॉर्मली सब रात भर जाग करके पढ़ते हैं, 18 कोई बोलता 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 20 घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मांगती हूँ। मैं ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ड्यूरेशन देते हैं, लेकिन आप 2 घंटा भी पढ़ते हैं और क्वालिटी स्टडी करते हैं, उसको फोकस्ड होके पढ़ते हैं, वो बेनिफिशियल होता है। ओके, सो मैम अब हम आते हैं स्ट्रेटेजी पे। बेसिकली उनका जो एस्पिरेंट सुनते हैं कि स्टॉपर, उनका क्वेश्चन नहीं होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, कौन कौन सा बुक फॉलो किया है। तो हम बीपीएससी के लिए स्ट्रेटेजी की बात करेंगे क्योंकि यूपीएससी से आपका वास्ता रहा नहीं है। तो बीपीएससी का आपने प्री का प्रिपरेशन कैसे किया और बुक लिस्ट आपने कौन कौन सा फॉलो किया? जैसे ही मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू की तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू किया और क्लास 6 से लेकर के 12th तक के एनसीईआरटी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा। फिर न्यूज़ से अपडेट रही, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, न्यूज़ सुनती थी, राज्यसभा चैनल देखती थी, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर क्लासेस भी किए मैंने हज भवन में, तो उनके नोट्स को मैंने पढ़ा और हमेशा रिवीजन करती रही। और एनसीईआरटी भी मैंने एक बार नहीं कई बार उसको पढ़ना होता है। कोई बुक लिस्ट आप बताना चाहोगे? हाँ, मैं एस्पिरेंट को कहूँगी, जैसे अगर कोई फ्रेशर है और तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू करें। उसके बाद कुछ एडवांस बुक हैं जो सभी एस्पिरेंट पढ़ते ही हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन और रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के लिए। इसके अलावा कुछ ऑथेंटिक सोर्स का मैं नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, बजट उस फाइनेंशियल ईयर का जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये सब इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं। ओके मैम, अब मेंस की बात कर लेते हैं कि मेंस का आपने प्रिपरेशन कैसे किया, उसके लिए आपके बुक लिस्ट कौन कौन से थे? मेंस के लिए भी जैसे मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ा तो वो बेस क्रिएट कर चुका था मेरे लिए, एक बेस प्रोवाइड करता है वो। और हमारे जो भी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो भूल चुके होते हैं अब तक हम लोग, तो वो ब्रशअप करने का काम करता है एनसीईआरटी, तो वो उसने मुझे प्रोवाइड किया। और फिर उसके बाद जो मैंने एडवांस बुक्स पढ़े और उसके बाद मैंने जो क्लासेस किए उस नोट्स को यूज़ करके, न्यूज़पेपर जब मैं पढ़ती थी और कुछ मैगज़ीन्स पढ़ती थी तो उसके पॉइंट्स को नोट डाउन करती थी और आंसर्स में ऐड करती थी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही। और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। सिलेबस को एक बार ऑब्ज़र्व कर लें और क्वेश्चंस को देख लें कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को नोट करके फिर आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत होती है। ओके मैम, जैसे कि आंसर राइटिंग की बात होती है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग ही है। प्रीलिम्स तो बहुत सारे लोग क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन टॉपर्स जो होते हैं उनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करनी होती है। आपने बुक लिस्ट बताया कि मेंस के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, लेकिन एक अच्छा आंसर राइटिंग जो एस्पिरेंट होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको कैसे लिखना होता है, और आपने कोई आंसर राइटिंग किया तो उसको प्लीज़ दिखाएँ।
मेंस को क्वालिफाई करना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आंसर राइटिंग करते हैं, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को आप देखें और फिर उससे बार बार लिखने की कोशिश करें। और उसके अलावा जो हॉट टॉपिक्स हैं अभी करेंट्स में, उसको रिलेट करके उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को लें और फिर उसके बेसिस पे आंसर राइटिंग करें। तो मैं एस्पिरेंट को दिखाना चाहूँगी कि मैंने किस तरह से आंसर राइटिंग की थी और कैसे प्रैक्टिस करती थी। जैसे कि कोई टॉपिक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी ये इंक्लूसिव ग्रोथ है, लेकिन मैं बताती हूँ कि एक बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी क्वेश्चन के लिए एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होता है और एक कंक्लूजन होता है। तो ये एक क्वेश्चन है मेरे पास जो जैसे कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है एंड हैज़ इंडिया एक्सपीरियंस इंक्लूसिव ग्रोथ। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद जो क्वेश्चन का डिमांड होता है उसमें लिखते हैं और अपने क्वेश्चन को अट्रैक्टिव और इनरिच करने के लिए आंसर को मैं डायग्राम हमेशा अपने आंसर्स में डालती थी, इस तरह से बनाती थी, रिप्रेजेंट करती थी ताकि बहुत अट्रैक्टिव लगे और फिर मैं कंक्लूज़न लास्ट में देती थी। ओके मैम, अब नोट्स की बात हो जाती है कि नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है और आपकी नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी क्या होती थी? हाँ, नोट्स बनाना तो बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने से नोट्स बनाते हैं तो पढ़ने में भी बहुत मन लगता है। तो उसके लिए मैं करती थी, क्लास जो करती थी वो नोट्स लेती थी और जो बुक्स होते थे उसका हेल्प लेती थी। और उसके अलावा भी नेट पे जो अवेलेबल है, कोई वीडियो यूट्यूब पे है या फिर गूगल पे है, तो उस सब को मिला के मैं नोट्स बनाती थी। जैसे एक टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो मैंने क्लास भी किया था, उससे सबको मिला के मैंने नोट्स बनाया है। ये सेल्फ मेड नोट्स है मेरा। कुछ न्यूज़पेपर से भी मैं ये पॉइंट्स को पिक करके अपने नोट्स में इंक्लूड करती थी। ओके मैम, ऐसा होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करनी होती है, कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी होती है। आपने कहीं से कोचिंग नहीं लिया है, तो घर पे रह के कैसे आपने इसको तैयारी किया? मैंने हज भवन से गाइडलाइंस ली है, वहाँ पे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है। उस नोट्स को मैंने एक ही बार मतलब एक क्लास किया है, उस नोट्स को मैंने हर बार यूज़ किया। और अगर ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास अवेलेबल नहीं है कोचिंग, तो वो सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, बहुत सारी नेट पे अवेलेबल है सोर्सेज। तो उस सोर्स को यूज़ करके, न्यूज़पेपर्स को यूज़ करके, आजकल तो डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके प्रॉपर ढंग से आप इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैम, बहुत सारे एस्पिरेंट ये जानने को इच्छुक होते हैं कि टॉपर्स के साथ कौन कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। तो ये बहुत पर्सनल है और बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन आपके साथ कोई यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था क्या? मेरा जो इंटरव्यू है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का हो गया। मेरा सेकेंड शिफ्ट में इंटरव्यू था। तो मैं जैसे ही इंटरव्यू रूम में बोर्ड के सामने गई तो उन्होंने एक टोकन नंबर के बारे में पूछा, जिसे मैंने जब मैं वेटिंग रूम में बैठी थी तो याद कर ली थी। तो उन्होंने पूछा कि टोकन नंबर क्या है आपको याद है क्या? तो मुझे याद हो गया था और मैंने बता दिया। तो वो बहुत खुश हुए, बोले वाह, ऐसा बोला उन्होंने और मुझे परमिशन दी बैठने की। उसके बाद जल्दी ही ख़त्म हो गया तो मैं शॉकिंग होते हुए बोले सर हो गया, ऐसे बोला मैंने। तो उन्होंने कहा कि हाँ हो गया, हंसने लगे सभी मेंबर्स, बोर्ड के मेंबर्स। और फिर उन्होंने बोला कि आइए आप भी हमारे साथ बैठ के लोगों का इंटरव्यू लीजिए। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो बोले ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। ओके मैम, इंटरव्यू की तैयारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्योंकि उसके ही मार्क्स जुटते हैं। तो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे किया था? क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, तो आपने कैसे इसको किया था? मैं इंट्रोवर्ट तो हूँ, शुरू से ही इंट्रोवर्ट हूँ। और जब मेंस का रिज़ल्ट हमारा आया था तब पैंडेमिक का वक्त था और सारे कोचिंग या कहीं भी इंटरव्यू का कोई तैयारी नहीं चल रहा था, हज भवन भी बंद था। तो उस समय सरवर सर ने मुझे गाइड किया। वो अपने घर में ही, उनके पास चाहे जिस भी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स जाते हैं वो उन्हें गाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और भिकना पहाड़ी में उनका घर है, वो वहाँ पे हम लोग को बुला करके प्रैक्टिस करवाते थे, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ।
बोलने लगी मैं इंटरव्यू के डेट आते आते तक। आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल के माध्यम से तमाम एस्पिरेंट्स आपको सुनेंगे, उसके बाद में तमाम और लोग सुनेंगे आपको, महिलाएं होंगी, जैसे मुस्लिम महिलाएं भी होंगी, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग होंगे। बेसिकली वो तो एस्पिरेंट हैं, एक तो मतलब ये कंसेप्शन है कि मुस्लिम महिलाएं होंगी, जो भी हो, तो उनसे आपका क्या मैसेज है, अपने प्रिपरेशन कैसे धार दें वो? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उनमें लगन है और डेडिकेशन है तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकता है। वो अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर उनके पास मोबाइल है, डिजिटली जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको यूटिलाइज़ करके यहाँ तक पहुँच सकती हैं, सक्सेस को अचीव कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। मैं अपना प्रेशियस समय निकाल कर हमसे बात किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगी डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पर, और आगे चल के जो भी आपको पोस्ट मिलेगा, आगे यूपीएससी भी हो सकता है आप क्रैक करोगे, तो अच्छे नीति निर्माता के रूप में आप साबित होंगी। और जो भी लोग आपसे जुड़े होंगे सोसाइटी में, चाहे निचले तबके के लोग, चाहे जो भी होगा, उसके लिए आपका जो नीति आपका बनेगा उनके काफ़ी लाभान्वित होगा। तो एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी स्टूडेंट विंडो चैनल को कि इन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके ज़रिए मैं अपनी बातों को एस्पिरेंट तक पहुँचा पाई। मैम, ये हमारा कर्तव्य है कि हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो सुनते हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिले, एक स्ट्रेटजी पता चले। तो दोस्तों, हमारे साथ यही थी आसमा खातून मैम, जो कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर चयनित हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और टॉपर के साथ। दोस्तों, हमारे साथ अब आसमा खातून मैम के पेरेंट्स हैं, इनसे हम जानेंगे कि कितना प्राउड फील कर रही हैं, इनकी बेटी डिप्टी कलेक्टर बनी है। तो जाहिर सी बात है, पेरेंट्स की फीलिंग क्या होती है यही लोग बता सकते हैं। तो अंकल जी, आपकी बिटिया जो है कि डिप्टी कलेक्टर बनी है, कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको बाकी सारी लड़कियां भी सुन रही होंगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो भी इस तरह का मेहनत करेगी, इस तरह हासिल हो। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आसमा मैम ऐसा मतलब करेंगे? नहीं, मेरा काम था मेहनत करना। बच्चा भी बहुत मेहनत करती थी और इसमें मेहनत में कमी नहीं और हिम्मत भी नहीं। हम कहते थे कि हारो तुम, करते रहो मेहनत, पढ़ाने में कोई कमी नहीं, कोई नहीं। जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपको उम्मीद था कि बिटिया ये करेगी? हाँ, एक दिन मेरी बिटिया करेगी। अच्छा अच्छा। आपकी और भी एक छोटी बिटिया है ना, कितनी बिटिया है? 2 ठो और है, इसके लगा के 3 ठो है। ओके। क्या उम्मीद लगाए रखी है उन दोनों बिटिया से, क्योंकि वो तो एसडीएम बन गई, तो उन दोनों से आप क्या चाहते हैं? हाँ, उन लोग पर भी भरोसा है कि वो बनेगी कुछ ना कुछ। अच्छा, कुछ ना कुछ बनेंगी जी। अच्छा, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, बेटा या बेटी ही होंगे आपके, जो आपको यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे आपका क्या कहना है? वो लोग भी मेहनत करें, इससे अच्छा से अच्छा बने और हासिल। जी। उनकी भी गार्जियन लोग पीठ पर दें जी। सहारा कि वो लोग भी हासिल करें। जी जी। तो दोस्तों, ये होती है पेरेंट्स की फीलिंग। तो आपको भी मेहनत करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, ताकि आपके एक दिन ऐसे ही आपके पेरेंट्स आके प्राउड फील करें।